आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा 3, ठीक है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम एक पार्ट में देख चुके हैं, जिसके बाकी के क्वेश्चन हम इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों ने लोगों को गोत्र में कब और किस तरह वर्गीकृत किया? क्या इनके नियम सातवाहन वंश पर भी लागू होते थे? इस क्वेश्चन का मतलब है आपको पता होगा गोत्र किसके द्वारा बनाई गई? ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि जो ब्राह्मण है उन्होंने गोत्र को कब और किस तरह वर्गीकृत का मतलब होता है कब और किस तरह बांटा लोगों को, ठीक है, कि कौन किस गोत्र में आएगा। और क्या जो ये सातवाहन जो वंश के जो राजा है इन पर भी ये गोत्र लागू होती है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर देते हैं। तो प्रथम ब्राह्मणों ने 1000 ईसा पूर्व के बाद गोत्र में लोगों को वर्गीकरण किया था, ठीक है। और उन्होंने यह भी तय किया था कि प्रत्येक गोत्र किसके नाम पर रखी गई है? एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखी गई है, ठीक है। और इस गोत्र के प्रत्येक सदस्यों को क्या कहा जाता है? उस ऋषि का वंशज माना जाता है, ओके। अब गोत्र के नियम, अब गोत्र के नियम क्या थे? तो गोत्र का प्रथम नियम था कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को उनके पिता के स्थान पर अपने पति को गोत्र माना जाता है। मतलब जब विवाह होता है, विवाह के पहले तो स्त्री का जो गोत्र होता है वो किसका होता है? उसके पिता का होता है। लेकिन जब उसकी शादी होती है, फिर उसका विवाह होता है, तो उसके बाद उसकी गोत्र किसकी होती है? उसके पति की गोत्र। मतलब वो किसकी गोत्र मानती है? उसकी पति की गोत्र मानने लग जाती है। अब दूसरा क्या था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। अच्छा, समझ लो कि ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है। अब इन दोनों की गोत्र एक ही है, तो ये क्या नहीं कर सकते? आपस में विवाह नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसकी गोत्र अलग है और इसकी गोत्र अलग है, तो ये क्या कर सकते हैं? आपस में विवाह कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ पाया। अब हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश और गोत्र। अब उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या सातवाहन राजा इनको मानते थे? तो हम ये पढ़ते हैं। तो हमारा ये है कि सातवाहन जो वंश के जो लोग थे वो गोत्र का पालन, इनके नियमों का पालन नहीं करते थे। इससे हमें उदाहरण से पता चलता है। सातवाहन राजा होते थे, उनकी एक से अधिक पत्नियां होती थी, मतलब ये बहुपत्नी को मानते थे, ओके। उसके बाद है सातवाहन वंश में माता के गोत्र को महत्व दिया जाता है। अब हमने क्या देखा था? जो हम ब्राह्मणों की गोत्र व्यवस्था मानते हैं उसमें किसको महत्व दिया जाता है? प्रीतवंशिकता को, मतलब पिता को महत्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसको हो रहा है? यहाँ पर माता को महत्व दिया जाता है, ठीक है। और ये इतना महत्व देते हैं कि अपने नाम के पीछे भी किसका गोत्र मानते हैं? माता का गोत्र या फिर माता का नाम अपने नाम के आगे जोड़ते हैं, ओके। जैसे कि उदाहरण के लिए गौतमीपुत्र। तो इससे क्या पता चलता है कि सातवाहन जो राजा होते थे ये जो है ब्राह्मणों की गोत्र व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते। बहुपति व बहुपत्नी, विवाह में क्या अंतर है? बहुपति क्या होता है और बहुपत्नी क्या होता है? तो बहुपति ये होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं, ये एक महिला है और इसके बहुत सारे पति हो, ठीक है। जैसे कि द्रौपदी, आपने महाभारत में कहानी सुनी होगी, द्रौपदी के 5 पति थे। तो ये कैसी प्रथा हो गई? बहुपति प्रथा हो गई। अब बहुपत्नी क्या होती है कि एक व्यक्ति है और उसकी बहुत सारी पत्नी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? बहुपत्नी। जैसे कि दशरथ आपको पता है राम के पिता जो है वो दशरथ है और उनकी 3 पत्नियां हैं, तो ये क्या है? बहुपत्नी, ठीक है। तो बहुपति और बहुपत्नी, इसको आप उदाहरण देकर भी बताना और सीधे से अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ओके। अब हमारा क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। मतलब जो बड़े बड़े परिवार होते हैं उनमें पितृवंशिकता को क्यों महत्व दिया जाता है, हमें ये बताना है, ओके। तो पितृवंशिकता का अर्थ तो हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। पितृवंशिकता का अर्थ होता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो भी संपत्ति होती है वो उसके पुत्र को मिलती है, फिर उसके पुत्र को मिलती है और ये परंपरा चलती रहती है, ठीक है। इसे ही पितृवंशिकता कहते हैं। विशिष्ट परिवारों में शासन परिवार तथा धनी लोगों का परिवार सम्मिलित हो। अभी विशिष्ट परिवार में कौन होते हैं? जिनका परिवार धनी हो, ऐसे परिवार को सम्मिलित किया जाता है। और अब पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही है, हमें ये कारण बताना है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि वंश परंपरा चलाने के लिए। पहले मैं बता दूं आपको बात, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पॉइंट में जो है हमें नंबर पूरे मिलने का चांस अधिक रहता है, इसलिए हम जो क्वेश्चन है उसको पॉइंट में लिखते हैं ताकि हमें पूरे नंबर मिल सके, ठीक है। तो हम जो भी क्वेश्चन लॉन्ग होगा उसे हम पॉइंट में ही लिखेंगे।
अभी वंश परंपरा चलाने के लिए मतलब धर्म सूत्रों के अनुसार वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है। आपको पता होगा धर्म सूत्रों के अलावा जो हमारा वंश है, ठीक है, उसे कौन आगे बढ़ाता है? पुत्र आगे बढ़ाता है, ना कि पुत्रियाँ। इसलिए ही परिवार क्या करते हैं? उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि हमें एक पुत्र हो जो कि हमारे वंश को क्या कर सके? आगे बढ़ा सके। ओके, उसकी बात है उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों से बचने के लिए। उत्तराधिकारी मतलब जैसे कि अभी हमने बोला पितृवंशिकता, मतलब कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति वो पुत्र को मिलती है। लेकिन अगर पुत्र नहीं होगा तो फिर उत्तराधिकारी के लिए झगड़े होंगे, तो इससे बचने के लिए। और जब हम राज्य परिवारों की बात करें तो राज परिवार में राजगद्दी जो होती है उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? पुत्र की आवश्यकता होती है, ताकि वो उस पर बैठे और अपना शासन आगे चला सके। तो इसलिए जो है पितृवंशिकता को महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में आया है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्मरण किस प्रकार या किस तरह से हुआ? ठीक है, तो किसने किया था? ये 1919 में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, मतलब इन्हें संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान माना जाता था, जिनका नाम था V.S. सूतकार। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे कदम या फिर जिम्मा उठाया था। ठीक, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो ये कार्य क्या थे? तो इन्होंने क्या किया? प्रारंभ में एक देश के विभिन्न भागों से एक बहुत सारी पनडुब्बियों को एकत्रित किया। ओके, और इन सभी पनडुब्बियों में से जो भी श्लोक एक जैसे पाए गए उनकी तुलना की, मतलब ऐसे श्लोकों का चयन किया जो कि सभी पनडुब्बियों में समान हो। अंत उन श्लोकों का चयन किया जो कि पनडुब्बियों में समान हो, ये मैंने बता दिया। उनका प्रकाशन कितने पृष्ठों में किया था? 13,000 पृष्ठों में जो था वो किया गया था। पृष्ठों का मतलब होता है पेज। ठीक है, मतलब ये कितने पेजों में लिखा गया था। अभी इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। तो क्या इस पूरी महाभारत को लिखने में इतना टाइम लगा? तो नहीं, केवल ये पनडुब्बियों को एकत्रित करने में ही इतने वर्ष लगे। कितने वर्ष? 47। ओके, अबे जाति व्यवस्था के कोई 4 दोष लिखे। अब जाति व्यवस्था आपको पता होगी, जाति व्यवस्था जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी, इसके हमें दोष लिखना है। दोष का मतलब होता है इसकी बुराइयाँ। ठीक है, तो जाति व्यवस्था समाज के लोगों को वर्गीकृत करने की व्यवस्था है। जाति व्यवस्था क्या है? लोगों को बांटने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक दोष उत्पन्न हुए। तो पहला दोष है श्रम की गतिशीलता पर पाबंदी। तो क्या होता है? अब जाति व्यवस्था में बांट दिया है तो उसमें क्या होगा कि जिस व्यक्ति जिस जाति का है उसे वही काम करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाते, जिससे कि क्या होता है? श्रम की गतिशीलता पर रोक लगती है। ओके, तो यही था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा है अस्पृश्यता। जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक वर्ग अपेक्षा तथा दमित महसूस करता है। आपको पता है कि जो नीची जाति का है उसे कैसा माना जाता है? अस्पृश्य माना जाता है। ठीक है, तो जिससे वो वर्ग जो है वो कैसा महसूस करता है? दमित या फिर महसूस करता है, मतलब खुद को अच्छा नहीं समझता। ठीक, उसके बाद होता है शोषण की स्थिति। शोषण की स्थिति मतलब जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उनका क्या होता है? शोषण होता है। तो इसके कारण ये क्या नहीं कर पाते? अपना विकास नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक प्रगति में रुकावट। सामाजिक प्रगति में रुकावट कैसे? जाति व्यवस्था सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक, क्योंकि जाति परंपरा के कारण समाज में एकता का अभाव होता है, वह जाति प्रगति ठहर जाती है। अब हमें अगर सामाजिक प्रगति करना है तो उसमें हमें जाति व्यवस्था वो क्या करती है? बाधा डालती है, जिसके कारण क्या होता है? हमारी जो सामाजिक प्रगति है ये रुक जाती है या फिर ठहर जाती है। प्रथा वो यहीं खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से जरा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।